अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक। नमस्कार दोस्तों, परिष्कार ऑनलाइन एकेडमी में मैं डॉक्टर सीमा दायमा आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सेकेंड ग्रेड टीचर के लिए समाजशास्त्र से संबंधित विषय वस्तु का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है और उसकी परिप्रेक्ष्य क्या है। अर्थात हम किस रूप में ये समाजशास्त्र है, उसका अर्थ, उसकी परिभाषाएं किस प्रकार, उसका उद्भव और उसका विकास किस प्रकार से हुआ, उसकी प्रकृति किस प्रकार की है तथा समाजशास्त्र को हम किस रूप में स्वीकार करते हैं, इन सभी विषय वस्तुओं से संबंधित आज हम अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले जिस टॉपिक की चर्चा हम करेंगे उससे पहले हम देखते हैं कि ऐसे किस तरह के प्रश्न थे जो अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो एक नजर हम डालते हैं जो प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। आप स्क्रीन पर देखेंगे, विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है जो 2011 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक समाजशास्त्र की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति, रूस की समाजवादी क्रांति, सामंतवाद का यूरोप में पतन। अगला प्रश्न पूछा गया था आरपीएससी ग्रेड सेकेंड 2013 में पूछा गया था। प्रश्न है न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के लेखक कौन है? दोस्तों, इसमें ऑप्शन बताए गए हैं एमिल दुर्खाइम, एंथनी गिंडेन्स, टीबी बॉटमर, सी राइट मिल्स। अगला प्रश्न आप देखेंगे, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? दोस्तों, ये प्रश्न 2014 में पूछा गया था। आप विकल्प देखेंगे, क्यूबर ने दी है, ब मैकाइवर एवं पेज ने दी है, ग्रीन और सोरोकिन ने दी है। अगला प्रश्न आप देखिए, सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव्स पुस्तक के लेखक कौन है? ये प्रश्न आपका 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन आप देखेंगे, टीबी बॉटमर, एलेक्स इंकल्स, एम हरलम्बास, द मैकाइवर व पेज। दोस्तों, इनके उत्तर हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम इन जो भी आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका अध्ययन करेंगे, उसके पश्चात हम इनके उत्तरों की तरफ जाएंगे। तो ये प्रश्न थे जो हमें परीक्षाओं में पूछे गए थे। आइए आज के टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। समाजशास्त्र। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि समाजशास्त्र ये शब्द जो इंगित करता है वो एक समाज को इंगित करता है। आप देखिए कि मनुष्य अपने आप में क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, साथ ही साथ एक विवेकशील प्राणी भी माना गया है। जब उसने अपना विकास शुरू किया था तो विकास, आज तक के अगर विकास को हम देखते हैं तो अपने प्रयत्न, अपनी ज्ञान की पिपाशा, उसके नित्य नए आविष्कार और विभिन्न प्रकार का जो उसने प्रगति की है, वो प्रगति किसी न किसी रूप में या किसी न किसी विषय के रूप में परिलक्षित होती है। सर्वप्रथम जब उसने विकास किया तो वो भौतिकी विकास था। जैसे उसने अग्नि के द्वारा जो पत्थरों के द्वारा उसने क्या प्राप्त की थी? अग्नि प्राप्त की थी। इसी प्रकार से नित्य नए आविष्कार वह करता चला गया था। तो सर्वप्रथम इन जो ज्ञान का जो संग्रह उसने किया था या जो विषय वस्तु उसने दी थी वो प्राकृतिक विज्ञानों के नाम से शुरू की गई थी। तो दोस्तों, सबसे पहले जो प्रादुर्भाव हुआ था वो विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक विज्ञानों का प्रादुर्भाव हुआ था। चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहता है, समाज नामक संस्था में वह रहता है, और समाज अपने आप में बहुत बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है। वो एक विभिन्न प्रकार के अंतर संबंधों का जाल माना जाता है। समाज में व्यक्ति, उसके समूह है, उसके आपसी जो संबंध है और विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां, विविध प्रकार की जाति, धर्म इत्यादि सब कुछ समाज में शामिल होते हैं। तो समाज से संबंधित जो विषय वस्तु है वो भी अपने आप में क्या है, एक व्यापक विषय वस्तु है। तो समाजशास्त्रियों ने और जो शिक्षाविद थे उन्होंने विचार किया कि क्यों नहीं समाज से और समाज से जुड़े हुए अन्य प्रकार की जो मानवीय व्यवहार से जुड़ी हुई गतिविधियां, क्रियाकलाप, संस्थाएं, समूह है, जाति इत्यादि का अध्ययन एक अलग विषय के रूप में किया जाए। तो दोस्तों, इसी विचार के साथ शुरू हुआ था समाज शास्त्र। आइए हम देखते हैं कि समाज शास्त्र किस प्रकार से सामने आया।
देखिए दोस्तों, अगस्त काम्टे जो फ्रांस के रहने वाले थे वो इसके जन्मदाता माने जाते हैं, अर्थात इसके प्रतिपादक माने जाते हैं अगस्त काम्टे। 1838 में इसका पूर्ण रूप से प्रतिपादन हुआ था। सबसे पहले जो अगस्त काम्टे थे उनके जो गुरु थे उनकी सहायता से उन्होंने इस जो विषय था समाजशास्त्र था, उस विषय का नाम उन्होंने समाज भौतिकी नाम दिया था। अर्थात समाज भौतिकी का अध्ययन करने वाला जो विषय है वह समाजशास्त्र कहलाता था। मतलब पहले समाजशास्त्र इसका नाम नहीं था, अपितु इसको समाज भौतिकी के नाम से ही जानते थे। इसके अन्य समर्थक भी थे जो दुर्खिम है, स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर भी हैं, एवं मैक्स वेबर जैसे जो समर्थक थे वो भी इस जो समाज से जुड़ा हुआ विषय वस्तु थी इसको एक अलग विषय के रूप में लाने की चेष्टा कर रहे थे और उसके प्रमुख समर्थक माने जाते थे। वैज्ञानिक समाजशास्त्र का जनक इमाइल दुर्खिम को माना जाता है, जिन्होंने समाजशास्त्र की वैज्ञानिक रूप में व्याख्या की थी। तो इसलिए जो समाजशास्त्र के वैज्ञानिक समाजशास्त्र के जनक है इमाइल दुर्खिम। समाजशास्त्र जो शब्द आया था इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया था दोस्तों वह 1835 में क्लेट लेट के द्वारा, एक समाजशास्त्री थे उसके द्वारा किया गया था। इस प्रकार से समाजशास्त्र से संबंधित जो सबसे पहले एक पुस्तक लिखी गई थी वो हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखी थी और उस पुस्तक का नाम क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। 1876 और 77 में इस पुस्तक की रचना की थी। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ये जो समाजशास्त्र है इसका अर्थ क्या है, ये किस प्रकार जो इसको नाम दिया गया था। तो इस शब्द की हम व्याख्या करेंगे। आप देखिए कि समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है ना, सोशियो प्लस लोगस शब्द बना है। दोस्तों, सोशियो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है तथा लोगस शब्द है वो ग्रीक यूनानी भाषा का शब्द है। इन शब्दों का जैसे सोशियो शब्द है उसका अभिप्राय क्या माना गया, समाज माना गया, सोसाइटी से लिया गया, तथा जो लोगस शब्द है उसका जो अर्थ लगाते हैं वो क्या है, ज्ञान या फिर शास्त्र के नाम से इसको जानते हैं। इस प्रकार ये अपने आप में क्या सोशियो प्लस लोगस से निकला हुआ शब्द है जिसे सोशियोलॉजी अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में इसे समाज शास्त्र के नाम से जानते हैं। समाज के बारे में समाजशास्त्र क्या कहलाता है, समाज के बारे में क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विषय समाजशास्त्र कहलाता है। अब देखिए, समाज स्वतः ही अपने आप में क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है, जटिल व्यवस्था मानी गई है ना। लेकिन उसका भी कि समाज का विकास किस रूप में हुआ था, समाज का जो संरचना है, सामाजिक संरचना किस प्रकार से बनी थी तथा सामाजिक समूहों का निर्माण किस प्रकार से हुआ था। तो समाज से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जो भी गतिविधियां हैं उसका क्रमबद्ध रूप से तथा व्यवस्थित रूप से अध्ययन, और वो भी वैज्ञानिक, क्योंकि विज्ञान है वो कैसा अध्ययन करता है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करने वाला विषय क्या है, विज्ञान है। तो दोस्तों, ऐसा विषय जो समाज का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करता है वो क्या कहलाता है, समाजशास्त्र कहलाता है। आइए दोस्तों, अब हम इसकी कुछ परिभाषाओं की ओर चलते हैं जो विभिन्न समाजशास्त्री उनके द्वारा दी गई थी। सबसे पहली परिभाषा है, ये परिभाषाएं छोटी छोटी हैं लेकिन परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। आप देखिए, लेस्टर वार्ड समाज शास्त्र समाज का विज्ञान कहा है। लेस्टर वार्ड ने क्या कहा कि समाज शास्त्र है वो पूरे समाज का विज्ञान है, क्योंकि इसमें क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन पर बल दिया जाता है। दूसरी परिभाषा दी है मैकाइवर तथा पेज ने दी है। उन्होंने क्या बताया, समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है तथा संबंधों के इसी जाल को समाज कहते हैं। दोस्तों, मैकाइवर पेज थे, उन्होंने समाज को अभिव्यक्त किया था, अपने जो समाज को डिफाइन किया था। समाज को क्या बताया था कि समाज है वो अंतर संबंधों का एक जाल माना जाता है। चूंकि समाज शास्त्र में समाज का अध्ययन किया जाता है, इसलिए ये क्या है, समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय कहलाता है।
आइए अगली परिभाषा हम देखते हैं जॉनसन के अनुसार। जॉनसन ने माना है कि समाज शास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है। सामाजिक समूह क्या होते हैं कि मनुष्य जो व्यक्ति है वो एक व्यक्तियों का जो एकत्रीकरण या व्यक्तियों का जब झुंड बनता है उसे हम क्या कहते हैं कि समूह है, क्योंकि मनुष्य की विशेषता है वो एक किसी न किसी प्रकार के ग्रुप से जुड़ा रहता है। तो समाजशास्त्र इसी प्रकार के व्यक्तियों से बने हुए जो समूह है उनका अध्ययन करने वाला विषय कौन सा है? समाज शास्त्र है। दोस्तों, मैक्स वेबर जो एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री माने जाते थे, उन्होंने बताया है समाज शास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध करवाने का प्रयत्न करता है। अब आप देखिए कि सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध से अभिप्राय क्या होगा कि समाज जो भी सामाजिक क्रियाविधि है उनको अलग अलग रूप से उनकी व्याख्या करके, जिस प्रकार से समाज क्या है, समूह क्या है, जाति क्या है, समाज में विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं क्या हैं, उनको अलग अलग रूप से व्याख्या करने का प्रयास करता है। तो ये विश्लेषणात्मक, हमें उस विश्लेषणात्मक सामाजिक जो भी क्रियाएं हैं उसकी विश्लेषणात्मक समझ हमारे अंदर व्यक्त करता है। आइए दोस्तों, अब हम एक नजर डालते हैं कि समाजशास्त्र का जो पृष्ठभूमि हम देखते हैं कि समाजशास्त्र का विकास एवं उसका उद्भव किस प्रकार से हुआ था। तो दोस्तों, अब हम इसमें देखेंगे सबसे पहले जो समाजशास्त्र का विकास हुआ था वह 19वीं सदी यूरोप से शुरू हुआ था, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रांस के जो अगस्त काम्टे थे उन्होंने 1838 में समाजशास्त्र विषय को एक स्वतंत्र रूप से विषय माना था, इसलिए उनको उसका जनक भी माना जाता है। आप देखेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि को अगर देखते हैं तो समाजशास्त्र जो शब्द दिया गया था उससे पहले इस पर जो विषय वस्तुओं का प्रभाव पड़ा था वो कौन कौन सी थी? औद्योगिक क्रांति जो ब्रिटेन में हुई थी, 1789 की फ्रांस की क्रांति, बुद्धिजीवियों का योगदान, पुनर्जागरण काल, वाणिज्यवाद की क्रांति, ये इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो क्रांतियां थी उसका प्रभाव और जो क्रांतियां थी उन क्रांतियों से प्रभावित होकर विभिन्न प्रकार के जो समाजशास्त्री थे उन्होंने इस समाजशास्त्र नाम का जो विषय है उस पर समाजशास्त्र नामक विषय है उसका प्रतिपादन किया और एक आवश्यकता महसूस की कि क्यों नहीं समाज से मानव के संबंधों से जुड़े हुए एक विषय को अलग और स्वतंत्र दर्जा दे दिया जाए। अगस्त काम्टे ने गुरु सेंट साइमन, अगस्त काम्टे के गुरु कौन थे? सेंट साइमन थे। उन्हीं से प्रभावित होकर समाज से संबंधित अध्ययनों को, जो भी समाज से संबंधित या विषय वस्तुओं का अध्ययन करता था उसको समाज भौतिकी नाम दिया तथा बाद में जाकर और प्रयास किए गए बीच में बाद में जाकर उसे समाजशास्त्र का नाम दिया गया था। दोस्तों, अब हम देखेंगे समाजशास्त्र की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, है ना। समाजशास्त्र का हमने उद्भव देखा, अब हम देखेंगे कि ये जो विषय अपने आप में हमारे सामने आया उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। आप सबसे पहली विशेषता की ओर ध्यान देखेंगे कि समाजशास्त्र है वो सबसे पहले क्या करता है? मानवीय समाज का अध्ययन करता है। इस समाज की उत्पत्ति के पीछे क्या कारण थे, इस समाज का विकास किस रूप में हुआ था। जैसे हम कहते हैं ना कि पितृ सत्तात्मक था, मातृ सत्तात्मक था, है ना, देवीय शक्ति इसके पीछे कार्य करती थी। तो ये जो मानवीय समाज था इसका प्रादुर्भाव, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी तथा किस प्रकार से इसने विकास आधुनिक समाज तक हम आए थे। तो इस प्रकार की जो प्रमुख बातें होती हैं उससे संबंधित विषय वस्तु का जो अध्ययन करता है वो कौन करता है? समाज शास्त्र करता है। इसलिए मानवीय समाज का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। दूसरी विशेषता है समाज के बदलते हुए संबंधों एवं मानव संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, आप देखेंगे कि परिवर्तन प्रकृति का एक नियम है। तो जो संबंध हम जब बात करते हैं विकास, समाज का जब विकास हुआ था मनुष्यों में आपसी जो संबंध तब पाए जाते थे, क्या आज भी उसी प्रकार के संबंध मनुष्यों के बीच पाए जाते हैं या उन संबंधों पे किसी प्रकार की क्रियाओं का या विभिन्न प्रकार के कारकों का प्रभाव पड़ा है? तो जो समाज शास्त्र है वो ये देखना चाहता है कि समाज के जो बदलते हुए संबंध हैं या समाज के संबंध किस प्रकार के होते हैं, अगर संबंधों में कोई परिवर्तन या कोई बदलाव आया है तो इसके पीछे कौन से कारक मौजूद हैं। इसी प्रकार हमारी संस्कृति,
पर क्या प्रभाव पड़ा। जैसे एक देश की संस्कृति पर दूसरे देश की संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। जैसे हम बात करते हैं कि अंग्रेजी सभ्यता, अंग्रेजी शासन काल में या जब हम 1947 के बाद स्वतंत्र होकर आए तो कहीं न कहीं पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भारतीय मानस पर बना हुआ है। तो जो इससे पूर्व संस्कृति थी या इससे पूर्व जो भी हमारी कल्चर थी, क्या वर्तमान में वही कल्चर है या उस कल्चर के पीछे कोई परिवर्तन आया है। तो ये जो संस्कृति है, ये हमारा रहन सहन का सभ्यता है या विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंध है, ये किस प्रकार से परिवर्तित होते रहते हैं, किस प्रकार से गतिशील होते हैं, इन चीजों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। इसी प्रकार से समाज के संपूर्ण पक्षों का अध्ययन करता है। दोस्तों, समाज में रहकर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और वो आवश्यकताएं किस प्रकार की होती हैं? मनुष्य की आवश्यकताएं सामाजिक भी होती हैं। मनुष्य राजनीतिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त करना चाहता है, आर्थिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करना चाहता है, सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करना चाहता है। तो समाज चूंकि ये मानव का अध्ययन कर रहा है, इसलिए, और मानव सीधा किससे जुड़ा है? मानव किस में रहता है? समाज में रहता है। तो समाज के संपूर्ण पक्षों का अध्ययन करने वाला जो विषय है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या धार्मिक हो या फिर सांस्कृतिक हो, विभिन्न एस्पेक्ट्स का जो अध्ययन करने वाला विषय है वो क्या है? समाजशास्त्र है। सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन। सामाजिक अंतःक्रिया कि एक मानव का दूसरे मानव से क्या संबंध है, एक संस्था का दूसरी संस्था से क्या संबंध है, एक समूह के व्यक्ति का दूसरे समूह से किस प्रकार का व्यवहार पाया जाता है, जाति, वर्ग इत्यादि, इन सब के आपस में क्या संबंध है। और सामाजिक अंतःक्रियाएं क्या होती है? मनुष्य का एक दूसरे के साथ किया गया जो व्यवहार होता है वो क्या है, या एक प्रकार से जो सहयोगात्मक व्यवहार होता है उसे हम क्या कहते हैं? अंतःक्रिया। लेन देन करना, आदान प्रदान करना, वो वैचारिक रूप में भी हो सकता है या किसी न किसी सहायता के रूप में भी हो सकता है। तो समाज में किस प्रकार का मनुष्य है, वो किस प्रकार की सामाजिक अंतःक्रिया करता है, किस प्रकार से अपने जो सामाजिक, उसका किस प्रकार से सामाजिकरण होता है। तो इस प्रकार का जो अध्ययन किया जाता है वो भी किसमें है? समाजशास्त्र के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, अगली इसकी विशेषता है कि सामाजिक समूहों, सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करने वाला विषय है वो भी कौन सा है? समाज शास्त्र कहलाता है। समाज शास्त्र में समाज का, और समाज किससे बना? समूह से बना। और समूहों का निर्माण किससे हुआ? परिवारों या छोटे छोटे समुदायों से हुआ। तो ये एक कड़ी के रूप में समाज का विकास हुआ है। समाज क्या है? एक व्यापक संप्रत्य, कॉन्सेप्ट, अवधारणा है। और समाज के अंदर ही छोटे छोटे समूह हैं, छोटे छोटे वर्ग बने हुए हैं, परिवार बने हुए होते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह किस प्रकार से पूरे समाज को प्रभावित करते हैं, उनमें आपस में समानता या उनमें आपस में किस तरह से विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है? समाजशास्त्र में किया जाता है। तो ये है, जैसे विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह हैं जो समाज के लिए कल्याणकारी कार्य करते हैं, शिक्षा से जुड़े हुए कार्य करते हैं, आर्थिक सहायता देने के लिए कार्य करते हैं। तो ये जो विभिन्न प्रकार के समूह हैं और संस्थाएं बनी हुई होती हैं, उन सब का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। दोस्तों, आगे देखेंगे मानव व्यवहार एवं मानवीय क्रियाओं का अध्ययन भी समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अब आप देखेंगे कि जैसे अगर हम किसी बालक से संबंधित हम अध्ययन करना चाहते हैं, है ना, तो बालक का जब हम कक्ष में कोई भी व्यवहार देखते हैं, है ना, तो उस व्यवहार के पीछे हम क्या करते हैं? उसके द्वारा किए जाने वाले किसी प्रकार के अवांछित जो व्यवहार उसके द्वारा किया गया था, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? केस स्टडी करते हैं। केस स्टडी के लिए हम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि देखते हैं, पास पड़ोस का अध्ययन करते हैं, उसकी मित्र मंडली को देखते हैं। तो हमने एक बालक की जो उसकी व्यवहार और उसकी क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए हमने क्या किया? उसके परिवार, उसके पास पड़ोस इत्यादि का अध्ययन किया। तो इसी प्रकार से समाज शास्त्र है वह भी मनुष्य के व्यवहारों का तथा मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विषय है। तो दोस्तों, ये थी इसकी प्रमुख विशेषताएं। आइए अब हम देखते हैं कि समाज शास्त्र की प्रकृति कैसी है, अर्थात विशेषताएं तो क्या थी कि यह समाज का, समुदायों का अध्ययन करता है, मानवीय व्यवहार, क्रियाओं इत्यादि का अध्ययन करने वाला अपने आप में एक व्यापक विषय
विराट विषय के रूप में हमारे सामने आया है। लेकिन दोस्तों इसकी प्रकृति के बारे में समाज शास्त्री हैं, उनमें आपस में क्या पाई जाती है, मतैक्यता मतलब मत विभिन्नता पाई जाती है। कुछ इसको समाज शास्त्र है, जैसे समाज विज्ञान के नाम से भी इसको जानते हैं, लेकिन कुछ है वो समाज शास्त्री हैं वो इसको वैज्ञानिक नहीं मानते। तो हमें ये तय करना होगा कि समाज शास्त्र का वास्तविक स्वभाव कैसा है, उसकी मूल प्रकृति किस तरह की है इस विषय की। तो इस बारे में तर्क करने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि समाज शास्त्र विज्ञान है या विज्ञान नहीं है। तो हम देखते हैं कि ये विज्ञान क्या है ना। विज्ञान दोस्तों अपने आप में क्या है, एक ऐसा विषय है जो भौतिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, और वह भी कैसा अध्ययन होता है, एक व्यवस्थित और एक क्रमबद्ध अध्ययन जिसके द्वारा किया जाता है। वैज्ञानिक अध्ययन है वो किसी नियमों और सिद्धांतों पर आधारित होता है और परिमाणों के साथ वह निष्कर्ष अपने देता है, अर्थात वह सार्वभौमिक अपने जो उसके द्वारा रिजल्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, सत्य पाए जाते हैं। अब मान लीजिए H2O के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है, तो अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर हम भारत में कहेंगे तब भी वो सही है और अमेरिका में कहेंगे तब भी वो सही है। क्यों? क्योंकि इसका वैज्ञानिक आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है। तो दोस्तों इसी प्रकार से विज्ञान क्या करता है, विज्ञान की अपनी विशेषताएं होती है। वो क्या करता है, परीक्षा करता है। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने से पहले वो टेस्ट करके देखता है, प्रयोग करता है, और उस प्रयोग को क्या करता है, किसी न किसी आधार पर उसको प्रमाणित करता है, सत्यापन करता है, जांच करता है उसकी कि ये जो जांच है ये वास्तव में ऐसा हुआ अथवा नहीं। फिर उसका परिभाषीकरण कर देता है, जो जिस तरीके से प्राप्त किया उसका कोई न कोई नियम बन जाता है, उसका परिभाषा हो जाता है। फिर उसका वर्गीकरण, किसी भी विषय वस्तु का क्या करते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार की किस तरह से मतलब वर्गीकरण कि कौन सी चीज को किस तरीके से या कौन सी चीजें हैं, इनमें क्या अंतर है, उनको अलग अलग तरीके से वर्गीकृत कर दिया जाता है और फिर उसे एक ऑर्गेनाइजेशन और एक संगठन में स्थापित कर दिया जाता है। तो हमने क्या देखा कि विज्ञान है वो किस पर है कि विज्ञान अपने आप में किसको मानेगा, प्रमाण को मानता है, उसकी सत्यापन जांच करने पर विश्वास करता है, सिद्धांत और नियम उसका कोई न कोई होता है, उसी के आधार पर वो एक अपना कॉन्सेप्ट या अपने निष्कर्ष निकालता है, एक संगठनात्मक इकाई के रूप में वह निष्कर्ष देता है। तो विज्ञान अपने आप में इस तरह की विशेषताएं से लिए हुए होता है। अब आप देखिए, अगर हम किसी भी चीज को या किसी भी बात पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो किस प्रकार के सोपानों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है तो सबसे पहले कार्य क्या होता है, समस्या का चुनाव किया जाता है ना। कि कोई भी हमने देखा ये कार्य इस कारण के द्वारा घटित होता है ना। मान लीजिए ग्रीन हाउस इफेक्ट का ही प्रभाव देखना है तो सबसे पहले क्या करेगा कि वह ग्रीन हाउस इफेक्ट के पीछे जो कारण हो रहे हैं उस कारणों के लिए सबसे पहले वह समस्या का चुनाव करेगा कि हमें इस समस्या के क्या क्या कारण खोजने हैं। उसके आधार पर वह अपने दिमाग में एक फ्रेम बनाकर और समस्या का चुनाव कर लेगा। विभिन्न प्रकार की समस्याएं, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के द्वारा चुनाव करेगा। दूसरा क्या होगा, उपकल्पना का निर्माण करेगा कि ये जो विषय वस्तु है या ये समस्या है इसके पीछे ये कारण रहा होगा। जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट के पीछे ओजोन परत में घिसाव हुआ होगा। तो हम किसी भी समस्या के निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हम क्या करते हैं, उपकल्पनाओं का निर्माण करते हैं कि इसके पीछे ये हुआ होगा और ये हुआ होगा, मतलब इसी को हम आधार मानकर अपने निष्कर्षों का सत्यापन करते हैं या उनका टेस्ट करके और एक नया निष्कर्ष और एक सत्यता की ओर पहुंचने का प्रयास करते हैं। उपकल्पनाओं का निर्माण। फिर क्या किया जाता है, कीन ऑब्जर्वर किया जाता है। हर एक विषय वस्तु का गहन चिंतन और गहन उस पर खोज, उसका मतलब गहन रूप से हम उसकी खोज करते हैं, है ना। कीन ऑब्जर्वर मतलब किया जाता है, अवलोकन किया जाता है। इसी प्रकार से समस्या का वर्गीकरण, उसको विभिन्न प्रकार के टुकड़ों में विभक्त करके उसको एक समस्या के रूप में निरूपित करने का, उसकी एक परिभाषा के रूप में उसको निरूपित कर दिया जाता है। उस निरूपण को या जो हमारे सामने वर्गीकृत रूप आया है
उस रूप की जांच की जाती है किसी प्रयोग के द्वारा, किसी पर प्रयोग करके उसको जांचा जाता है कि क्या ये जो चीज थी ये इस कारण से हुई है। उसके आधार पर जब वो जांच के द्वारा जब विश्वसनीय रूप से हमें निष्कर्ष प्राप्त होता है ना, एक सही हमें उसकी जांच के आधार पर रिजल्ट प्राप्त होता है, उसी के आधार पर भविष्यवाणी कर दी जाती है कि इसका कारण प्रमुख रूप से ये रहा होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न प्रकार के कितने चरण हैं? 7 चरण इसके माने जाते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि क्या समाजशास्त्र है वो भी अपने आप में एक विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। जैसा हमने देखा कि विज्ञान में विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट या विभिन्न प्रकार के अलग तरीके के कॉन्सेप्ट है, तो क्या समाजशास्त्र भी एक विज्ञान की श्रेणी में रखने लायक विषय है? तो तर्क दिए गए हैं इसमें। आप देखेंगे कि समाजशास्त्र है उसमें भी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कैसे किया जाता है कि जब समाजशास्त्र नामक विषय द्वारा किसी भी चीज का अध्ययन किया जाता है तो उसमें प्रश्नावली लेना, साक्षात्कार करना, अवलोकन विधि इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। मतलब सामने जाकर उस चीज को देखा जाता है। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के द्वारा समस्याओं को खोजने और उसके कारणों का पता लगाया जाता है। उस समस्या का पूरा अवलोकन किया जाता है। और विज्ञान भी क्या करता है कि विभिन्न प्रकार की जो विधियां हैं, है ना, जो वैज्ञानिक पद्धतियां हैं, जैसे प्रश्नावली है, साक्षात्कार विधि है, केस स्टडी है इत्यादि भी क्या है, वैज्ञानिक पद्धति में प्रयुक्त की जाती है। इस कारण कहा जाता है कि समाजशास्त्र अपने आप में एक वैज्ञानिक विषय है। दूसरा दोस्तों, इसमें कहा जाता है कि जिस प्रकार से विज्ञान की विषय वस्तु, विज्ञान के अंतर्गत गहन अवलोकन किया जाता है ना, प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, उसी भांति समाज शास्त्र के अंतर्गत भी ये सारी की सारी प्रक्रियाओं के द्वारा अध्ययन किया जाता है। अवलोकन का मतलब है कि मान लीजिए किसी सामाजिक समस्या का अध्ययन करना है तो लोगों से प्रत्यक्ष रूप में जाकर उनसे बातचीत कर लेना, उनका मिलना और समस्या को प्रत्यक्ष रूप में देख कर आना कि वास्तव में इसके पीछे क्या कारण रहा होगा। मान लीजिए एक किसी सामाजिक रूप से एक समूह है या कोई कच्ची बस्ती के लोगों का अध्ययन करना है तो स्वयं जाकर वहां उन चीजों का निरीक्षण करना, अवलोकन करना तथा जो तथ्य या जो जानकारी आई थी उनको वर्गीकरण करना, उनको अलग अलग तरीके से अलग अलग रूपों से व्याख्या करना इत्यादि समाजशास्त्र में भी किए जाते हैं। इसलिए यह विज्ञान मानने की श्रेणी में आता है। अगला हम देखेंगे, घटनाओं या तथ्यों का यथार्थ चित्रण किया जाता है। क्योंकि कोई भी घटना घटित हुई है ना, तो उस घटना के पीछे क्या कारण रहे होंगे। अगर कोई तथ्य जुटाए होंगे तो वो तथ्य काल्पनिक या अनुमानित नहीं होते। अगर ये कोई विचार कल्पना और अनुमान के आधार पर आया होगा तब भी जब तक उसकी पुष्टि नहीं की जाती, जब तक उससे संबंधित तथ्यों को नहीं जुटाया जाता। तो समाजशास्त्र में भी अगर कोई घटना या कोई समस्या का जब समाधान खोजने का प्रयास किया जाता है तो उससे संबंधित तथ्यों और आंकड़ों को जुटाने का प्रयास किया जाता है। और उस घटना से संबंधित, जैसे मान लीजिए दहेज प्रथा अपने समाज में सबसे बड़ी एक दहेज प्रथा है, सामाजिक बुराई के रूप में है। तो इसको बुराई के रूप में हमने क्यों माना, तो हम क्या करेंगे, इस तरह की जो समाज में घटित होने वाली घटनाएं हैं उनसे संबंधित तथ्यों को जुटाएंगे, इनसे संबंधित आंकड़ों को जुटाएंगे तथा ऐसी घटित होने वाली जो घटनाएं हैं उनका प्रत्यक्ष यथार्थ रूप से हम उनको जाकर देखेंगे। तो हमें पता चलेगा कि वास्तविक ये प्रथा अपने आप में एक सामाजिक बुराई के रूप में क्यों है। तो समाजशास्त्र क्या करता है, समाज की समस्याओं का अध्ययन करता है। तो इसलिए इसमें जो भी घटनाएं और जो भी तथ्य होते हैं उनका यथार्थ चित्रण किया जाता है, ना कि काल्पनिक चित्रण किया जाता है। अगला, कार्य कारण संबंध के आधार पर सिद्धांत की स्थापना, है ना। कार्य कारण संबंध, मान लीजिए जातिवाद है या सांप्रदायिकवाद है ना, भ्रष्टाचार है ना, इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। या फिर हम एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे बेरोजगारी है, बेरोजगारी विभिन्न प्रकार की है ना, शिक्षित बेरोजगारी, तो ये बेरोजगारी है, ये निरंतर बढ़ती जा रही है। तो इस बेरोजगारी के बढ़ने के पीछे क्या कारण रहा होगा,
तो समाजशास्त्र चूंकि मानवीय समस्याओं और सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, तो इसमें जो घटनाएं हैं, जैसे मान लीजिए गरीबी है, बेरोजगारी इत्यादि समस्याओं को भी लिया जाता है। तो इन समस्याओं के बढ़ने के पीछे तथा इनको कम करने के पीछे क्या कारण और किस प्रकार की क्रियाएं या किस प्रकार के सुझाव दिए जा सकते हैं, इन आधारों और कोई ना कोई सिद्धांत इसके पीछे कार्य करता होगा। उन सिद्धांतों को भी समाजशास्त्र में देखा जाता है। इसलिए कार्य कारण संबंध विज्ञान की भी विशेषता है, कोई ना कोई सिद्धांत कार्य करता है ना। तो इन सिद्धांतों की स्थापना के द्वारा ही कोई ना कोई कंक्लूजन निकाला जाता है समाजशास्त्र में भी, इसलिए यह अपने आप में विज्ञान माना जा सकता है। दोस्तों आगे हम देखते हैं सार्वभौमिक नियम, है ना। जिस प्रकार से विज्ञान में सार्वभौमिक नियम होते हैं, है ना, उसी प्रकार से समाजशास्त्र के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी अपने आप में क्या होती हैं, सार्वभौमिक नियम के रूप में होता है। जैसे कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, तो मनुष्य है ना, मनुष्य के लिए समाज क्या है, एक अनिवार्य है। वह समूह में रहता है ना, जन्म लेने अकेला अपना विकास नहीं कर सकता। तो ये एक सार्वभौमिक है व्यवस्था है कि समाज है और उसमें समूहों का और वर्गों का निर्माण निश्चित रूप से होता है। तो ये अपने आप में एक सार्वभौमिक नियम है। चाहे हम कहीं दूसरे देश में जाएं, चाहे अपने देश की बात करें, तो वहां भी समाज होगा, वहां भी समूह होगा। तो इस प्रकार की जो कॉन्सेप्ट है वो समाज शास्त्र में भी पाई जाती है, जिस प्रकार से विज्ञान में भी सार्वभौमिक नियम होते हैं जिसकी जांच या जिसके पे प्रयोग करके देखा जा सकता है। इसी प्रकार से हम कहते हैं कि समाज शास्त्र में भविष्यवाणी की भी क्षमता है। दोस्तों विज्ञान में क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं स्टेप्स के आधार पर एक निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। इसी प्रकार से समाज शास्त्र में भी जो घटना है सबसे पहले उसका चुनाव किया जाता है कि इस समस्या को लिया जाए और उसके ऊपर अध्ययन किया जाए। उस घटना से संबंधित अनुमानित क्या बनाई जाती है, परिकल्पनाएं बनाई जाती हैं कि इसके पीछे ये कारण रहा होगा, इसके पीछे ये कारण रहा होगा। उस घटनाओं का सामाजिक आधार पर, मतलब टुकड़ों में अध्ययन के आधार पर उसको क्या कर दिया जाता है, उसकी वर्गीकरण, उसकी विश्लेषण कर लिया जाता है, विभिन्न प्रकार के टुकड़ों में बांटा जाता है ना। फिर किसी न किसी प्रकार से, चाहे वो अवलोकन किया जाए, चाहे निरीक्षण किया जाए, चाहे फिर प्रश्नावली के द्वारा या साक्षात्कार द्वारा उस समस्या के कारणों तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। और जो उनसे संबंधित रिजल्ट आते हैं या जो भी परिणाम हमें प्राप्त होते हैं उसके आधार पर भविष्यवाणी की जाती है कि इसके पीछे ऐसा कारण रहा होगा। अब मान लीजिए कि समाज, आधुनिक समाज की हम परिकल्पना करते हैं कि आज वर्तमान में समाज ऐसा है, तो समाज में होने वाले परिवर्तनों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आने वाला समाज का स्वरूप कैसा होगा। आज मान लीजिए कि हम मूल्यों की बात करते हैं, अगर मूल्यों का निरंतर पतन हो रहा होता है, समाज में मूल्यों में गिरावट आ रही होती है, तो हम क्या भविष्यवाणी करते हैं कि हम इस समाज में मूल्यों को पुनः स्थापित करना होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, नैतिक शिक्षा या मूल्य शिक्षा के को जोड़ने पर बल देते हैं या मूल्य शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करते हैं। इसी प्रकार से जो पर्यावरण है, आसपास का पर्यावरण है ना, उसके पीछे सामाजिक सजगता होनी चाहिए। तो वर्तमान में लोग पर्यावरण को क्या करते हैं, उपेक्षा करते हैं, पेड़ों को काट लेते हैं, उससे हमारे सामाजिक और आर्थिक सभी प्रकार के जो एस्पेक्ट हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। तो हमारे इस प्रकार के जो क्रियाकलाप है आने वाले समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह की जो भविष्यवाणी है, मतलब एक घटना को देखकर या घटनाओं और तथ्यों और आंकड़ों को जुटाकर समाजशास्त्र भी भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता है। हालांकि पूर्णतया तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक उसकी भविष्यवाणियां भी सही होती हैं। ये जो समाजशास्त्र को विज्ञान के पक्ष, मतलब विज्ञान मानते हैं या नहीं, इसके लिए जो प्रमुख समर्थक हैं वो कौन कौन है। अगस्त काम्टे। अगस्त काम्टे तो इसको विज्ञानों की रानी के रूप में ही मानने लगे हैं। इसी प्रकार से मैक्स वेबर और पेरेटो नामक जो समाजशास्त्री है वो समाजशास्त्र को विज्ञान मानने के पक्ष में तर्क देते हैं। तो दोस्तों ये थे समाजशास्त्र को विज्ञान मानने के पक्ष में तर्क। अब हम जानेंगे कि समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं माना जा सकता। इस बारे में विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने किस प्रकार के विचार रखे हैं। तो दोस्तों सबसे पहला उन्होंने विचार रखा है कि जिस प्रकार से विज्ञान है उसमें वस्तुनिष्ठता पाई जाती है ना, व्यक्तिनिष्ठता नहीं पाई जाती।
उसी प्रकार से उसी प्रकार की जो वस्तुनिष्ठता है वो समाजशास्त्र में नहीं पाई जा सकती। क्यों नहीं पाई जा सकती? क्योंकि समाजशास्त्र व्यक्तियों के व्यवहार से जुड़ा हुआ है और मनुष्य का जो व्यवहार है वो क्या है? परिवर्तनशील है। इसलिए इसमें जो भी निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वो किससे? मानवीय व्यवहार से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। इसलिए ये वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकते। तो पहला तर्क क्या है? वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। इसमें विषय निष्ठता पाई जाती है अपेक्षाकृत वस्तुनिष्ठता की। दूसरा आप देखेंगे प्रयोगशालाओं का अभाव पाया जाता है ना। तो ये तर्क क्या देते हैं कि जिस प्रकार से विज्ञान में किसी भी समस्या या किसी भी चीज की जांच पड़ताल निष्कर्ष जब निकालते हैं तो प्रयोगशालाओं में प्रयोग करके उसकी सत्यता की जांच करके सत्यता की कसौटी पर उसको खरा उतार के निष्कर्षों तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। लेकिन समाज शास्त्र तो समाज में होने वाली अंतःक्रियाओं का, सामाजिक संगठनों और समूहों का अध्ययन करता है जो निरंतर परिवर्तनशील है। इसलिए इसमें क्या है? प्रयोगशाला का अभाव, अर्थात प्रयोग करने वाली जो चीजें होती हैं उसका अभाव पाया जाता है। इसलिए इसको विज्ञान नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो वास्तव में समाजशास्त्र के पास कोई विज्ञान प्रयोगशाला नहीं है। लेकिन कई जो समाजशास्त्री उन्होंने क्या बताया कि जो समाज शास्त्र है उसकी पूरी की पूरी प्रयोगशाला तो पूरा समाज ही है। मतलब पूरा समाज ही इसकी प्रयोगशाला है, क्योंकि इसमें रहने वाले व्यक्ति, मतलब ये अपने आप में एक ऐसा विषय है जो पूरे समाज का अध्ययन करता है। इसलिए इसमें मतलब इसको हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि इसमें प्रयोगशाला का अभाव है, इस कारण से इसको विज्ञान नहीं मानते। लेकिन अगर मूल्यांकन की दृष्टि से देखा जाए तो पूरे समाज का अध्ययन किया जाता है, इसलिए समाज ही इसकी प्रयोगशाला मानी जाती है। इसकी जो अध्ययन सामग्री है, जैसे विज्ञान की अध्ययन सामग्री भौतिक विज्ञानों से संबंधित है और जो भी प्राकृतिक विज्ञानों से संबंधित है, और जबकि अगर समाजशास्त्र की अध्ययन सामग्री देखें तो ये समाज, मानव समूह, संस्थाएं, उनसे जुड़ी हुई जो भी घटनाएं इत्यादियों का अध्ययन करता है। तो इन दोनों की जो विषय वस्तु है, इन दोनों में ही काफी अंतर पाया जाता है। इस कारण से हम इसको विज्ञान नहीं मान सकते। लेकिन दोस्तों, जब क्रमबद्धता की बात आती है, हालांकि विषय की प्रकृति के आधार पर तो हम इसकी विभाजन अंतर कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसको देखते हैं कि जो विषय वस्तु के आधार पर जो अध्ययन किया जाता है वो उसी प्रकार किया जाता है जैसे क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान में, व्यवस्थित अध्ययन विज्ञान में किया जाता है, उसी प्रकार से समाजशास्त्र में भी क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से सामाजिक घटनाओं की जटिलता एवं परिवर्तनशीलताओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। चूंकि समाजशास्त्र समाज से जुड़ा हुआ है और समाज क्या होता है? परिवर्तित होता जाता है ना। जैसा समाज पहले था आज नहीं है, और आने वाला समाज अपने अलग रूप में ही होगा, क्योंकि जो समाज है उसके पीछे मानवीय व्यवहार, और मानवीय व्यवहार है वो निरंतर प्रगतिशील और परिवर्तनशील है। इसलिए ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय वस्तु है। जबकि विज्ञान की बात की जाए तो विज्ञान के द्वारा जो प्रयोग, जो आविष्कार या जो भी विकास किया होगा वो इतना जटिल नहीं होता, वो सरल होता है और दिखाई देता है मूर्त रूप में। जबकि समाजशास्त्र की जो घटनाएं होती हैं वो अमूर्त रूप में होती हैं। इस कारण से इनको हम विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते। तो दोस्तों, ये कारण थे जिसके कारण हम समाजशास्त्र को, कुछ समाजशास्त्री वो विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते। तो अब हम दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाकर देखते हैं कि एक विज्ञान मानता है, दूसरा नहीं मानता। तो वास्तव में समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है, आइए देखते हैं कि सबसे पहली क्या है। सामाजिक विज्ञान, जो समाजशास्त्र है, ये एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। तो इन दोनों में एक अंतर है कि विज्ञान तो है, लेकिन ये क्या है? समाज से संबंधित विज्ञान है ना कि प्राकृतिक विज्ञान या भौतिक विज्ञान के जैसा है। इसी प्रकार से हम देखते हैं ये अपने आप में व्यवहारिक विज्ञान है, ना कि विशुद्ध विज्ञान, है ना। व्यवहारिक विज्ञान कैसे? कि मानव व्यवहार का सही अध्ययन करता है, उससे संबंधित आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर ही अध्ययन करता है, अनुमानित अध्ययन नहीं करता। तो मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है, इस कारण से ये व्यवहारिक विज्ञान है, न कि विशुद्ध विज्ञान। अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त विज्ञान। विज्ञान, अगर हम शुद्ध विज्ञान को देखते हैं, जो घटनाएं होती है वो मूर्त रूप में होती हैं,
जबकि ये समाज और मानव से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसमें ये अपने आप में एक अमूर्त विज्ञान की श्रेणी में आता है। अगला है तार्किक एवं अनुभवात्मक विज्ञान की श्रेणी में। कोई भी कार्य प्रयोग करके तो नहीं देखे जाते, है ना, लेकिन तर्क और चिंतन के आधार पर या अनुभव के आधार पर ही उनको सिद्ध किया जाता है या उनको माना जाता है। तो इसके जो समाजशास्त्र के द्वारा जो अध्ययन किया जाता है, उस अध्ययन के जो निष्कर्ष होते हैं वो तार्किक और अनुभवों पर आधारित होते हैं। इसी प्रकार से यह एक सामान्य विज्ञान है, ना कि विशेष विज्ञान है। ये थे दोस्तों समाजशास्त्र की प्रकृति के संबंध में कुछ कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य। एक शब्द हम देख रहे हैं, परिप्रेक्ष्य। समाजशास्त्र मतलब जो समाज का अध्ययन करने वाला विषय है, उसका परिप्रेक्ष्य क्या है। परिप्रेक्ष्य का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी व्यक्ति के बारे में हमारा दृष्टिकोण क्या है। जब हम किसी भी व्यक्ति को या वस्तु को देखते हैं तो देखने से आशय क्या है, उसको पूर्णतया देखना, संपूर्ण रूप से उसको देखकर उसके बारे में हमारा क्या कॉन्सेप्ट या क्या हमारी उसके बारे में दृष्टिकोण बनता है। तो हम इसी प्रकार से जब समाजशास्त्र की विषय वस्तु को देखते हैं तो हमें ये सोचना पड़ता है कि वास्तव में ये किस तरह का विज्ञान है, ये किस तरह का शास्त्र है, कि क्या ये मानवीय शास्त्र है या ये एक सामाजिक शास्त्र है या फिर एक वैज्ञानिक शास्त्र है। अर्थात इसके बारे में विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण उभर कर आते हैं कि ये, क्योंकि चूंकि आप जानते हैं कि ये अपने आप में एक आधुनिक विज्ञान माना जाता है। समाजशास्त्र है वो सबसे ज्यादा आधुनिक है, क्योंकि इसका बहुत समय बाद इसका आविष्कार, बहुत प्रयासों के बाद इसका आविष्कार हुआ था। जब हम भारत की बात करते हैं तो 1947 तक इसका विकास हुआ है। तो समाजशास्त्र के बारे में किस तरह की कॉन्सेप्ट या किस तरह का दृष्टिकोण है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि परिप्रेक्ष्य क्या चीज होती है। परिप्रेक्ष्य का मतलब क्या होगा, सी पर्सपेक्टिव, सी थ्रू, ऊपर से नीचे की तरफ देखना, संपूर्ण रूप से देखना क्या होता है, और तब हमारा कोई ना कोई उसके बारे में राय या कोई दृष्टिकोण स्थापित हो जाता है। किसी भी चीज को देखते हैं, अगर समाज से संबंधित कोई भी विषय वस्तु हमारे सामने होती है तो हम क्या, या कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति होता है, तो हम उसके बारे में किस तरह के दृष्टिकोण बनाते हैं, उसके बारे में राजनीतिक दृष्टिकोण बनाते हैं, दार्शनिक रूप से उसकी व्याख्या करते हैं, आर्थिक रूप से व्याख्या करते हैं, मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से हम उस चीजों को देखने का प्रयास करते हैं। कोई भी घटना घटित हुई, उसका राजनीतिक असर क्या होगा, आर्थिक असर, मनोवैज्ञानिक क्या होगा तथा समाजशास्त्रीय आधार पर इसका क्या दृष्टिकोण होगा। तो मनुष्य के अपने अपने व्यूज होते हैं, एक ही वस्तु के बारे में विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं, है ना। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण क्या होता है कि उसको सामाजिक दृष्टि से उस विषय वस्तु या घटना को किस प्रकार से देखा जाता है। तो सबसे पहले समाजशास्त्र का हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण देखेंगे कि ये समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण समाजशास्त्र के बारे में क्या देखता है। आप देखिए कि जब हम समाज की सामाजिक संरचना की बात करते हैं, है ना, तो वह दृष्टिकोण क्या है, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण की श्रेणी में आता है। ये समाज की पूरी सामाजिक संरचना का निर्माण किस प्रकार से हुआ, इस प्रकार का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम ये मानते हैं कि समाजशास्त्र है, उसका दृष्टिकोण कैसा है, सामाजिक दृष्टिकोण या समाजशास्त्रीय ही दृष्टिकोण है। दूसरा, सामाजिक व्यवस्थाओं को जब देखते हैं या उनमें आने वाले परिवर्तन या उससे सुधार से संबंधित विषय वस्तुओं की बात करते हैं तो वह बात भी किससे संबंधित है, समाजशास्त्र है। इसलिए उसका दूसरा दृष्टिकोण क्या हुआ कि यह समाजशास्त्रीय, अपने आप में इसका जो परिप्रेक्ष्य है वो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था परिवर्तनों सुधारों की बात करता है। इसी प्रकार से समाज की विभिन्न संस्थाओं, विभिन्न वर्गों और जातियों का अध्ययन करने वाला विषय है। इसलिए इसका अगला कॉन्सेप्ट क्या हुआ समाजशास्त्रीय होने का, कि समाज में विभिन्न संस्थाएं और वर्ग और जाति शामिल होती है, इससे संबंधित अध्ययन करता है। इसलिए इसका ये सामाजिक दृष्टिकोण है। अगला है सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, और समाज तो है ही क्या, सामाजिक संबंध उनका एक अंतर्जाल कहलाता है ना, मैकाइवर पेज ने जैसा कहा था। तो आप देखिए समाजशास्त्र इन सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, इसलिए ये जो दृष्टिकोण है ये भी कैसा दृष्टिकोण है, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है। यह सामाजिक समूहों का भी अध्ययन करता है। इसी प्रकार से
ये सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। तो दोस्तों, अगर हम समाज शास्त्र के बारे में अपना दृष्टिकोण स्थापित करें तो मुख्य रूप से क्या माना जाएगा कि जो समाज शास्त्र है उसकी विषय वस्तु क्या है, समाज से जुड़ी हुई है, जिसमें सामाजिक क्रियाएं, सामाजिक समूह, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक व्यवस्था, परिवर्तन, सुधार इत्यादि शामिल है। इसलिए ये सामाजिक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण कहलाता है। समाजशास्त्र का मानवतावादी दृष्टिकोण, चूंकि समाजशास्त्र में केवल समाज का ही अध्ययन नहीं किया जाता, अपितु मानव व्यवहारों और क्रियाओं का अध्ययन भी, मानवीय समस्याओं का भी अध्ययन किया जाता है। इसलिए कुछ जो समाजशास्त्री हैं उसको मानवतावादी दृष्टिकोण से भी देखते हैं। दृष्टिकोण में क्या देखेंगे, ये जो समाजशास्त्र का मानवतावादी दृष्टिकोण है वो क्या कहता है कि इसमें उपेक्षित वर्गों, व्यक्तियों एवं समूहों का अध्ययन किया जाता है ना। इसलिए मतलब उपेक्षित वर्ग जिस पर ध्यान नहीं जाता है ना, उपेक्षित हैं, जिसके विकास पर या किसी प्रकार से उनकी उन्नति के ऊपर हमारा मतलब उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है, ऐसे वर्गों का अध्ययन इसमें किया जाता है और ऐसे व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है, ऐसे समूहों का भी अध्ययन करने का, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया जाता है। इसलिए ये समाजशास्त्र का कैसा दृष्टिकोण है, मानवतावादी दृष्टिकोण है। वस्तुनिष्ठता की बजाय विषयपरक अध्ययन पर बल दिया जाता है। मतलब इसमें क्या है कि किसी वस्तुनिष्ठता की बजाय मतलब जो मनुष्य इसका जो अध्ययन है वो क्या होता है, मानवीय व्यवहारों से प्रभावित होता है ना। इसलिए और क्योंकि अध्ययन करता क्या है, मनुष्य है, तो उसकी जो स्वयं की सोच, उसका जो विचार, उसका दृष्टिकोण भी उस विषय वस्तु को मतलब उसकी स्वयं की सोच और विचार दृष्टिकोण है वो भी इसको प्रभावित करता है। इसलिए ये वस्तुनिष्ठ अध्ययन करने की बजाय विषयपरक या व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन करने पर बल देता है। तो ये है मानवतावादी दृष्टिकोण का दूसरा रूप। इसी प्रकार से ये जो मानवतावादी दृष्टिकोण है ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पूर्णतया विरोध करता है कि समाज शास्त्र है वो अपने आप में वैज्ञानिक नहीं है, वो अपने आप में समाज शास्त्र, समाज का अध्ययन करने वाला और मानवीय व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विषय है। इसलिए ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो समाजशास्त्र से संबंधित है और परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं जो याद करने योग्य। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि समाजशास्त्र की कुछ पुस्तकें हैं जो सबसे पहली पुस्तक है डेनियल बेल के द्वारा लिखी गई थी। कौन सी है, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये डेनियल बेल है वो प्रमुख समाजशास्त्री माने जाते हैं। उनकी पुस्तक का नाम है द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इसी प्रकार से रॉबर्ट बी स्टीड ने एक पुस्तक लिखी थी द सोशल ऑर्डर। आइए अब हम कुछ और पुस्तकें हैं उनको देखेंगे। मैकाइवर की पुस्तकें हैं कम्युनिटी, परीक्षाओं में पूछ ली जाती है, कम्युनिटी, सोसाइटी, द वेब ऑफ गवर्नमेंट। ये 3 पुस्तकें प्रमुख पुस्तकें हैं जो मैकाइवर पेज ने समाज शास्त्र के लिए लिखी हैं। इसी प्रकार से भारतीय संदर्भ में हम बात करें तो जीएस घुरिये जो है वो भी एक भारतीय समाजशास्त्री माने जाते हैं। उन्होंने कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन नाम का एक पुस्तक लिखी थी और ये भारत में समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इसी प्रकार से अगस्त काम्टे हैं जो समाजशास्त्र के ही जनक माने जाते हैं। उनकी प्रमुख पुस्तक का नाम है द पॉजिटिव ऑफ फिलॉसफी। पॉजिटिव ऑफ फिलॉसफी नामक पुस्तक अगस्त काम्टे के द्वारा लिखी गई थी। आइए दोस्तों, कुछ समाजशास्त्र के बारे में प्रसिद्ध कथन भी हैं जिनको हम देखेंगे, याद करने योग्य हैं। सी राइट ने समाजशास्त्र को कला, क्राफ्ट और शिल्प कला नाम दिया है ना। तो सी राइट भी प्रमुख समाजशास्त्री हैं। उन्होंने समाजशास्त्र को एक कला, क्राफ्ट और शिल्प कला का है बजाय विज्ञान की। जीएस मिल, इन्होंने 2 भाषाओं की अवैध संतान के रूप में समाजशास्त्र को परिभाषित किया है। काम्टे समाजशास्त्र को सदैव सामाजिक व्यवस्था और प्रकृति का विज्ञान कहा है। इन्होंने विज्ञानों की रानी भी समाजशास्त्र को कहा है। ग्रीन समाजशास्त्र के सामाजिक अनुसंधान की सामाजिक अनुसंधान की पद्धति ही समाजशास्त्र कहलाता है। तो समाजशास्त्र का सामाजिक अनुसंधान, वैज्ञानिक नहीं, सामाजिक अनुसंधान की जो पद्धति है वो किसके द्वारा बताई गई है, ग्रीन के द्वारा बताई गई है। इसी तरह टीबी बोटोमोर भी एक प्रमुख समाजशास्त्री हैं। उनका कथन है समाजशास्त्र एक नया विज्ञान है, क्योंकि ये
बहुत सारे प्रयासों के बाद हमारे सामने आया था और ये परिभाषा दी है समाजशास्त्र एक नया विज्ञान है टीबी बॉटोमर के द्वारा। आइए दोस्तों, अब हम एक और चीज देखेंगे जो कई बार पूछ ली जाती है कि हमने ये बात की थी कि समाजशास्त्र का जो विकास हुआ था जो विश्व के रूप में, मतलब सर्वप्रथम विकास किस रूप में हुआ था, लेकिन अब हम एक छोटी सी चीज का और अध्ययन करेंगे, विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे। उसमें क्या है कि भारत में समाजशास्त्र का उद्भव और विकास या उसका स्थापन किस रूप में हुआ था। तो एक दृष्टि इस रूप में हम डालेंगे कि सबसे पहले जो विकास का काल इसमें माना जाता है 1914 से 1947 तक का जो काल है वो भारत में समाजशास्त्र के विकास का काल माना जाता है। सबसे पहले 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय ब्रजेंद्र नाथ शील जो वहां पर प्रोफेसर थे, उन्होंने नागरिक शास्त्र के साथ इस विषय का अध्ययन करना प्रारंभ किया था। 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय पैट्रिक गिंडिंग्स नाम के जो प्रोफेसर थे, उन्होंने अर्थशास्त्र के साथ इस विषय वस्तु का अध्ययन किया था, जो समाज शास्त्र के रूप में प्रारंभ हुई थी, लेकिन जो अर्थशास्त्र के साथ ही इस विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता था। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय आर.के. मुखर्जी जो प्रोफेसर थे, उन्होंने भी अर्थशास्त्र के साथ ही इसका अध्ययन करना प्रारंभ किया था। जी.एस. घुरिये जो थे वो भारत में समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय में 1930 में समाजशास्त्र के रूप में ही इसका अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया था। इस प्रकार 1947 तक स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर समाजशास्त्र को भी स्वतंत्र विषयों के रूप में एक स्थान भारत में मिल गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार से भारत में समाजशास्त्र नाम के विषय ने अपनी यात्रा शुरू की, वो 1947 तक पूर्ण हुई थी। तो दोस्तों, ये थे समाजशास्त्र से जुड़ी हुई उसके अर्थ, प्रकृति, परिप्रेक्ष्य संबंधित कुछ विषय वस्तु और उसका अध्ययन। आइए अब हम देखते हैं संभावित प्रश्न जो परीक्षाओं में समाजशास्त्र से संबंधित पूछे जा सकते हैं। आप देखिए स्क्रीन पर पहला प्रश्न आपके सामने, समाजशास्त्र के जनक कौन हैं? हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त काम्टे, सर मैकाइवर, द सेंट साइमन। तो दोस्तों, सही उत्तर होगा अगस्त काम्टे। किसके शिष्य माने जाते थे? सेंट साइमन के शिष्य माने जाते थे, जिन्होंने सबसे पहले समाजशास्त्र को क्या नाम दिया था? समाज भौतिकी नाम दिया था। दूसरा प्रश्न है, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का अर्थ है समाज का सामाजिक एवं मानवीय दृष्टिकोण से अध्ययन करना, समाज का सामाजिक दृष्टिकोण से अध्ययन करना, समाज का व्यवहारिक दृष्टिकोण से अध्ययन करना, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, ये तीनों ही अपने आप में क्या है? ये तीनों तरीके से ही समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, इसलिए सही विकल्प होगा उपर्युक्त सभी समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में शामिल है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से समाजशास्त्र की विशेषता कौन सी नहीं है? विकल्प आप देखेंगे, अ यह व्यवहारिक व अनुभवाश्रित है, ब यह वस्तुनिष्ठ है, स यह मूल्य तटस्थ है, द यह अनुमान विधेयक विज्ञान है। तो दोस्तों, सही विकल्प क्या होगा? यह वस्तुनिष्ठ है। ये गलत है, क्योंकि यह वस्तुनिष्ठ होने की बजाय क्या है? विषयनिष्ठ विज्ञान माना जाता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं। ये परिभाषा किस विद्वान या समाजशास्त्री के द्वारा दी गई है? दोस्तों, आप उत्तर देखेंगे, अ क्यूबर, ब मैकाइवर एवं पेज, से ग्रीन, ड सोरोकिन। दोस्तों, सही उत्तर होगा मैकाइवर और पेज ने सामाजिक संबंधों के अंतर्जाल के रूप में इसको अभिव्यक्त किया है। अगला प्रश्न, इनमें से एक प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है। विकल्प है, अ परिवार, ब क्रीड़ा समूह, स पड़ोस, द राजनीतिक दल। दोस्तों, सही उत्तर होगा राजनीतिक दल। अब दोस्तों, जो प्रश्न हमने पहले पूछे थे शुरू में, उन प्रश्नों को हल करते हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए थे। आप देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक समाजशास्त्र की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? आरपीएससी ग्रेड 2 2011 में पूछा गया था। फ्रांस की राज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति, रूस की समाजवादी क्रांति, सामंतवाद का यूरोप में पतन।
दोस्तों सही उत्तर होगा रूस की समाजवादी क्रांति। अगला प्रश्न है, न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिक मेथड के लेखक कौन है? आरपीएससी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया। विकल्प आप देखेंगे, एमिल दुर्खाइम, ब एंथनी गिडिंस, स टीबी बॉटमोर, द सी राइट मिल्स। उत्तर होगा एंथनी गिडिंस ने ये पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? ये परिभाषा है, महत्वपूर्ण परिभाषा मानी गई है दोस्तों। विकल्प आप देख रहे हैं, क्यूबर, मैकाइवर, पेज, ग्रीन और सोरोकिन। सही विकल्प होगा मैकाइवर एवं पेज ने ये परिभाषा दी है। एक और प्रश्न है, सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव्स पुस्तक के लेखक कौन है? आरपीएससी ग्रेड 2 2016 में पूछा गया है। आप देखेंगे विकल्प है, टीबी बॉटमोर, ब इलेक्स इंकल्स, स एम हरलम्बास, द मैकाइवर व पेज। दोस्तों सही उत्तर होगा एम हरलम्बास इस पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और कुछ संभावित प्रश्न थे। आज कुछ आगे आपको अभ्यास प्रश्न भी दिए जा रहे हैं। आप इनको पढ़िए, इनको समझिए और उनके उत्तर आप स्वयं खोजने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस पर आने वाले वीडियोस पर कमेंट्स कीजिए।